नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा और बड़ी खबरें दिखाते हैं, उनका विश्लेषण दिखाते हैं। ये वो खबरें होती हैं जो या तो बहुत बड़ी खबरें हैं या जिनका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है या जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारा मकसद आपका समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपना जितना भी समय हमें दें, उसका एक एक मिनट हमारे और आपके लिए कीमती होना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर यह है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन में शामिल महाराष्ट्र एटीएस के एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि इस मामले में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला गया था। 31 जुलाई को ही इस मामले में पूरे 17 वर्ष के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। अब खास बात यह है कि उस समय की यूपीए सरकार ने इस मामले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की पूरी कोशिश की और कहा कि इस बम धमाके में हिंदू आतंकवादी शामिल है। आज हम हिंदुओं के खिलाफ हुई इस साजिश को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम राहुल गांधी की उस राजनीति को डिकोड करेंगे जो लगातार भारत विरोधी ईंधन पर चल रही है। राहुल गांधी आजकल हर उस मुद्दे को बड़ा बनाते हैं जिसमें किसी विदेशी ताकत द्वारा या तो भारत को बदनाम किया जाता है या भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश होती है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मोदी सरकार का विरोध करते करते कहीं भारत का विरोध तो नहीं करने लगे हैं। और आखिर में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को मिले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विश्लेषण करेंगे। शाहरुख खान को अपने 33 वर्ष के फिल्मी करियर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आज हम आपको इसका मतलब समझाएंगे। सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, जबकि मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम तक नहीं था और उनका इस बम धमाके से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। फिर भी महाराष्ट्र एटीएस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था और यह खुलासा महाराष्ट्र एटीएस के ही एक पूर्व इंस्पेक्टर ने किया है। हमने आपको बताया था कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी किया गया था और कैसे इसके जरिए हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद का कलंक लगाने की कोशिश की गई थी। उस समय राहुल गांधी, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे और राहुल गांधी तो लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा बड़ा खतरा इस भगवा आतंकवाद को बता रहे थे। तो क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी भगवा आतंकवाद की इसी थ्योरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी? 74 वर्ष के मोहन भागवत वर्ष 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और एकता जैसे विषयों पर अपनी बातें दुनिया के सामने रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा आघात होता। तो क्या जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी के जरिए 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम और अपमानित करने की साजिश रची गई थी? जब वर्ष 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में नाम नहीं होने के बाद भी मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश कैसे हुई और क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी थी, इसे फूल प्रूफ बनाने की तैयारी थी? इसलिए सबसे पहले आप महाराष्ट्र एटीएस के इस पूर्व अधिकारी का यह पूरा बयान सुनिए, जिन्हें पूरी जानकारी थी कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में मोहन भागवत का कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी। मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया। उसकी मेरे को सजा मिली, झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई।
फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष चुका। एक बात तय है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर नहीं कर सकता और संभव है कि यह फैसला ऊपर से किसी ने लिया होगा। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस समय की यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मोहन भागवत को भगवा आतंकवाद के एक झूठे आरोप में फंसाने की यह कोशिश की गई थी। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। अब जरा सोचिए, आखिर कांग्रेस और यूपीए सरकार के निशाने पर हिंदुत्व, देश के हिंदू, आरएसएस और मोहन भागवत क्यों थे? क्या मोहन भागवत को आतंकवादी साबित करके कांग्रेस पार्टी देश के अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करना चाहती थी? और क्या ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई खास विचारधारा राजनीति में ताकतवर न बन सके? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आज इस साजिश का खुलासा हो रहा है और ये देश भर के लोगों को आज समझना चाहिए कि जब कोई इस विचारधारा की सरकार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, कानून का दुरुपयोग कर सकती है, किसी नकली केस में किसी को फंसाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आज का विश्लेषण हम एक सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आपको ऐसे नेता पसंद हैं जिनकी पूरी राजनीति भारत की आलोचना, भारत की कमजोरी और भारत के अपमान पर टिकी है? जब कोई विदेशी नेता भारत का अपमान करता है तो क्या आपको ये अपना अपमान लगता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, यानी भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में भारत का हर व्यक्ति शामिल है। आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो इस अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। तो क्या यह भारत के 145 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? यह तो हुई भावनात्मक बात, लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएं तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का जीडीपी विकास दर दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं ज्यादा है और भारत विदेशी निवेश की सबसे पसंदीदा जगह है। अर्थव्यवस्था का हर आंकड़ा आज भारत के पक्ष में है। मैं आपको आंकड़े ज्यादा देना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट आप भारत का देख लीजिए और अमेरिका का देख लीजिए, और उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो ऐसे में भारत के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया में अर्थशास्त्र का भी अगर कोई एक्सपर्ट होगा वो ये मान नहीं सकता कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन राहुल गांधी ने आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास कर लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि भारत तो एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको हम वो कार्टून दिखाना चाहते हैं। एक कार्टून को देखिए। इस कार्टून को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसमें दिखाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बेहद गरीब, कमजोर और लाचार मजदूर की तरह है और ये कमजोर और लाचार मजदूर रूपी भारत की इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप के जूते के नीचे दबी हुई है। ये कार्टून पोस्ट किया है भारत की एक पार्टी ने जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेता
अपने ही देश के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें क्यों करते हैं? इस कार्टून को अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी जो स्वाभिमान है वो जाग उठेगा। आपको यह कार्टून अपना अपमान लगेगा। क्या हमारे देश के नेताओं को अपने देश पर गर्व नहीं, या फिर हमारे देश में विपक्ष की पूरी राजनीति अब मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध पर आकर टिक गई है? कांग्रेस में अब भी कुछ नेता ऐसे बचे हैं जिनके मन में भारत के प्रति सम्मान बचा हुआ है और उन्होंने अपनी बात ईमानदारी से कही है, भले ही राहुल गांधी उनसे नाराज हो जाएं। We want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. Anybody who's tracked Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. कांग्रेस के एक और नेता मनीष तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत की इकोनॉमी ट्रंप के टैरिफ को बर्दाश्त करने के लिए काफी है, यानी हम मजबूत स्थिति में हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस में रहते हुए कोई नेता भारत की प्रशंसा नहीं करता, भारत की प्रशंसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने भारत की तारीफ कर दी, भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर दी, भारत की ताकत की तारीफ कर दी, तो गांधी परिवार आपसे नाराज हो जाएगा। राहुल गांधी ने सोच लिया है कि भारत की प्रशंसा का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा। इसलिए विपक्षी नेताओं के लिए आज यह समझना बहुत जरूरी है कि इस नकारात्मक राजनीति से देश को कुछ नहीं मिलने वाला। इन नेताओं को यह बताना चाहिए देश के लोगों को कि अगर इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर लग रही है, मरी हुई लग रही है, तो इनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये इस अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, जिससे ये इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। इन्हें देश की जनता को यह बताना होगा कि अमेरिका के टैरिफ को वो कैसे कम करवा सकते हैं। इन्हें यह भी बताना होगा देश की जनता को कि इनके पास भारत को और चमकाने के लिए ऐसी कौन सी नई योजना है जो अभी मोदी सरकार के पास नहीं है। जो लोग बार बार डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट की आलोचना करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि देखिए रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, उन्हें आज ये आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। 2004 से लेकर 2014 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 26.5% की गिरावट आई थी। ये आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के दौरान 26.5% की गिरावट आई है डॉलर के मुकाबले रुपए में, जबकि 2014 से लेकर 2024 के बीच रुपए में 27.6% की गिरावट आई है। यानी यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान रुपए में गिरावट का जो अंतर है वो बेहद मामूली है, लगभग बराबर गिरावट हुई है। जबकि मोदी सरकार के दौरान कोरोना वायरस जैसा महासंकट आया, दुनिया भर में मंदी आई और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ। पूरी दुनिया में कई वर्षों से लगातार अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। इसके बावजूद आप दोनों में अंतर देख लीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को, यह आप पहले एक बार अंतर फिर से देख लीजिए। बार बार राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता कहते रहते हैं कि रुपया तो टूट गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई। इनसे यह जरा पूछा जाए कि 2004 से लेकर 2014 तक इन 10 साल में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 26.5% कम कैसे हो गई। अगर आज इकोनॉमी डेड है और इनके जमाने में इकोनॉमी बड़ी मजबूत थी, तो फिर ये रुपया टूटा कैसे। 55 साल के राहुल गांधी को राजनीति में आए अब 21 साल हो चुके हैं। 21 साल बहुत लंबा समय होता है। 21 साल में राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो भारत विरोधी गैंग और सबूत गैंग के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत के चुनावों में धांधली होती है, पाकिस्तान के युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा है, भारत के रफाल डील में घोटाला हुआ है, चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। ये सारी वो बातें हैं जो राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि नेहरू के जमाने में हथियाई गई जमीन को चीन से वापस
वो कैसे लाएंगे? इसलिए यही कारण है कि वो पाकिस्तान और चीन के पसंदीदा नेता बन गए हैं। पाकिस्तान में तो राहुल गांधी सुपरस्टार बन गए हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारत में चुनावों में वोटों की चोरी हो रही है, और राहुल गांधी सबूत देने की बजाय अब चुनाव आयोग को ही धमकाने लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर यह आरोप लगाता है कि भारत में चुनाव में धांधली हो रही है, तो सोचिए पूरी दुनिया हम पर कितना हंसेगी, और दुनिया हमारे बारे में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचेगी। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है, और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। अब सोचिए, इस भाषा पर आप जरा गौर फरमाइए और देखिए कि क्या ये भाषा आपको धमकी नहीं लग रही। और आज अगर चुनाव आयोग के अधिकारी इस भाषा को सुन रहे होंगे तो उनके लिए संदेश साफ है कि अगर आप रिटायर भी हो गए तब भी हम आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। जब अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को इस तरह धमकाया जाता है तो उनके मन में ये डर बैठाया जाता है, ये कहने की कोशिश होती है कि अगर किसी दिन हमारी सरकार आ गई तो आप सोच लीजिए कि हम आपकी क्या हालत करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के पीछे यही धमकी है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो फिर देखिए आपका क्या हाल करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे देश में सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर और इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को उन्होंने ईमेल भेजा, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए, पेश नहीं हुए। 12 जून 2025 को उन्हें पत्र भी भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसी धमकियों के बावजूद सभी चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने का अनुरोध करता है। ऐसा चुनाव आयोग ने आज कहा है कि हम तब भी निष्पक्ष तरीके से काम करते रहेंगे। अब राहुल गांधी की वजह से आप समझ लीजिए, हमारे विपक्ष के नेताओं की वजह से समझ लीजिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो भारत की डेड इकोनॉमी के बारे में बयान दिया है वो पूरे देश में गूंज रहा है। और हमारे देश के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कहते हैं, भारत की इकोनॉमी तो मरी हुई इकोनॉमी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ भारत के एक और पक्के दोस्त रशिया का भी नाम लिया था, और उन्होंने कहा था रशिया और भारत दोनों की इकोनॉमी डेड हैं, दोनों डेड इकोनॉमी है। तो रशिया के बारे में भी उन्होंने यही कहा। भारत के बारे में उनका यह बयान बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया की सबसे मजबूत और वाइब्रेंट इकोनॉमी इस समय है। यह वो जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अमेरिका की तरफ से निवेश करना चाहते हैं। अगर भारत ऐसी डेड इकोनॉमी है तो अमेरिका भारत के बाजारों में क्यों प्रवेश करना चाहता है? क्यों हमारे यहां अपनी मोटरसाइकिलें बेचना चाहता है, अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है, अपना दूध बेचना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है? आईफोन, एप्पल कंपनी हमारे यहां क्यों आईफोन बनाने के लिए आई है? दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। क्या तब करती वो अगर भारत एक डेड इकोनॉमी होता? पर अभी रशिया की बात करते हैं। भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरह भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी तरह रशिया भी यूरोप के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके कि रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हजारों की संख्या में। वर्ष 2024 में
रशिया की जीडीपी विकास दर 3.63% थी, जबकि ब्रिटेन की विकास दर 1%, इटली और जर्मनी की विकास दर 1% से भी कम थी। और 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रशिया पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन रशिया पर इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं हुआ और अब रशिया और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और जिन देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए, उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अब धीमी हो चुकी है और रशिया की विकास दर अब भी वैसी ही है। 2024 में अमेरिका में जीडीपी विकास दर 2.8% थी और रशिया की विकास दर थी 3.63%। जरा देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि रशिया तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन वही अमेरिका अपनी खुद की विकास दर अगर देखेगा तो वो रशिया से भी कम है। फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब यह कहा गया था कि रशिया की करेंसी रूबल अब दुनिया भर में गिर जाएगी, उसका बुरा हाल हो जाएगा। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में रूबल अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले बिल्कुल स्थिर रहा है। अमेरिका और यूरोप की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों के रशिया पर प्रतिबंध लगने के बाद भी रशिया अपना एक एयरक्राफ्ट बनाकर इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। बोइंग ने प्रतिबंध लगा दिए, एयरबस ने प्रतिबंध लगा दिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए, रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, रशिया के बैंक्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, रशिया के यहां तक कि चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, वहां के मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद भी रशिया इनसे रुका नहीं, रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि रशिया की अर्थव्यवस्था डेड है, लेकिन रशिया लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। आज भी रशिया ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है और इस शहर पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच करीब 16 महीनों तक युद्ध चला था। हालांकि यूक्रेन ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि यह रशिया का ही प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन की सेना भी रशिया के हमलों का जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रशिया में सैन्य उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री पर हमला किया है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही रशिया ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा बम, 3000 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 260 मिसाइल से हमला किया। वर्ष 2022 का एक मैं आपको पुराना बयान आज याद दिलाता हूं। 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने यह कहा कि रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है जब से हमने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और वहां चिप्स की इतनी कमी हो गई है कि रशिया की सेना अब अपने रेफ्रिजरेटर और दूसरे बिजली के उपकरणों से चिप निकाल निकाल कर अपने हथियारों में लगा रही है। चिप एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और यह आपके मोबाइल फोन से लेकर आपकी कार, टीवी और मिसाइल्स में भी एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। हालांकि आज रशिया कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है। रशिया ने इस साल 20 लाख ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी वहां हर दिन 5000 से ज्यादा ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है और इन्हीं ड्रोन से 40% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है और भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इस समय रशिया से ही इंपोर्ट करता है। और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। उन्होंने कहा भी कि भारत हथियार भी रशिया से खरीद रहा है, तेल भी रशिया से खरीद रहा है, बावजूद इसके कि हमने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसलिए भारत को इसकी सजा दी जाएगी और भारत के ऊपर और अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि भारत रशिया के साथ व्यापार करता है। तो अब भारत क्या करे? रशिया को छोड़ दे, अपनी दोस्ती को भूल जाए और अमेरिका जैसे व्यापारी की बात मान ले? रशिया आज बाजार भाव से कहीं ज्यादा कम कीमत पर कच्चा तेल भारत को दे रहा है, जिसमें हमारा फायदा है और हम वहीं से तेल खरीदेंगे जहां हमें फायदा है, जहां हमारा पैसा बचता है। अब कल्पना कीजिए, रशिया भारत को कम कीमत पर डिस्काउंट पर कच्चा तेल देता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत महंगे दामों पर उससे कच्चा तेल खरीदे या फिर उसके एजेंट देश जो हैं उनसे हम महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदें। भारत और रशिया के संबंधों पर आज विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी बात कही है जो आज आप सबको सुननी चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत और रशिया की दोस्ती में दरार आ जाएगी, आज ये बयान उनके लिए है। सवाल देखिए, जहां तक ऊर्जा जरूरतों की सोर्सिंग की बात होती है
उस पर हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। इस समय भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। हम तेल भी खरीद रहे हैं रशिया से और हथियार भी खरीद रहे हैं। वर्ष 2020 से लेकर 2024 के बीच भारत ने अपनी जरूरत का 36% हथियार रशिया से खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशिया के सुखोई 30 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए। रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया और ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, उन्होंने भी पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त किया। और ये वो मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया था। अब अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से अपनी दोस्ती को तोड़ दे और अमेरिका से हथियार भी खरीदे और अमेरिका से तेल भी खरीदे, जबकि रशिया हर संकट में भारत का साथ देता रहा है। रशिया शुरुआत से भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है और हमारे देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी बनाने में रशिया ने हमारी मदद की है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका को रशिया से हमारी दोस्ती पसंद नहीं। दो बातें हो सकती हैं। एक, रशिया के साथ हमारी दोस्ती लगातार अटूट है, यह बात अमेरिका को ठीक नहीं लग रही। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने शायद अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति शायद ये उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उनकी बातों में आकर ये कह दें कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये अमेरिका के कहने पर ही हुआ है, ताकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। वो नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं हर कीमत पर। इसलिए पूरी दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी युद्ध इस समय चल रहे हैं सबको वही रुकवाते हैं, सारे युद्ध विराम वही करवा रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के समय अमेरिका की सारी बातें और सारी शर्तें मान ली होती तो आज अमेरिका हमें शानदार ट्रेड डील देता। आज अमेरिका इस भाषा में बात ही नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस समय भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और भारत ने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और अपनी शर्तों पर ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने रोका है। टैरिफ के मामले में भी भारत ने अपने जो कृषि का सेक्टर है, कृषि का जो बाजार है, हमारा जो लघु उद्योगों का बाजार है, हमारा जो रूरल सेक्टर है, उसे खोलने के से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके दूध को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, कृषि के प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे हमारे किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे अपने देश का जो दूध का सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, उस पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। ऐसी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने देश के लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखती है? और हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि देखिए देश तो कमजोर हो रहा है। उनकी माने तो भारत को सारा ये बाजार अमेरिका के लिए खोल देना चाहिए था। कुछ ही वर्षों में अमेरिका का पूरा कब्जा हो जाता हमारे देश के दूध के बाजार में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बाजार में, हमारे खेती बाड़ी के बाजार में। पूरा कंट्रोल अमेरिका के किसानों का हो जाता और तब हमारे किसान क्या करते? इसका जवाब आज विपक्षी दलों के पास, उनके नेताओं के पास नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे देश की आम जनता को कभी पता नहीं चलती, क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी का मामला होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, ये इतनी पेचीदा होती है कि सरल भाषा में इसे समझाना, आप तक पहुंचाना कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत ही सरल भाषा में ये बात बताते रहें। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध हैं वो संबंध हमेशा अटूट रहेंगे। और मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया के बीच जो पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है और भारत और रशिया के बीच दोस्ती बरकरार रहेगी। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। पिछले दिनों अदालत के 2 फैसलों की बड़ी चर्चा रही।
आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा। एक फैसला तो कल आया था जिसमें मालेगांव बम धमाकों के मामले में अदालत ने 17 साल के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया। और दूसरा मामला था वर्ष 2006 का मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस, जिसमें अदालत ने 19 साल के बाद 12 आरोपियों को बरी किया था। ये दो बड़े अदालत के फैसले अभी हाल ही में आए हैं जो लगातार चर्चा में बने रहे। इन दोनों ही मामलों पर देश में खूब राजनीति हुई। आरोप लग रहे हैं कि एक मामले में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जो कि मालेगांव का बम ब्लास्ट का मामला है, और दूसरे मामले में आरोप है कि जानबूझकर मुस्लिम धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया, उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई। ये हमारे देश में राजनीति दोनों के ऊपर चल रही है और अदालत के इन दोनों फैसलों के जरिए भारत की राजनीति में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आज हम इन दोनों फैसलों का एक धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण करना चाहते हैं, जिससे इस देश के हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्ष सहमत होंगे। इसलिए यह विश्लेषण हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी है। इन दोनों मामलों में हमने सरकार की मंशा को जिम्मेदार ठहराया। उस समय की जो भी सरकार थी, कहा कि नहीं, सरकार की तो मंशा ही खराब थी, सरकार जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। हमने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हमने धर्म के आधार पर इन फैसलों की विवेचना की। लेकिन एक मुद्दे को सब लोग भूल गए और वो है हमारी न्यायिक व्यवस्था की कछुए जैसी चाल। सब लोग धर्म में अलझ गए, धर्म के बारे में बात करते रहे, जांच एजेंसियों के बारे में बात करते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मुंबई सीरियल बम धमाके केस में फैसला सुनाने में अदालत को 19 साल कैसे लग गए। किसी ने यह नहीं पूछा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने में 17 साल कैसे लग गए। और आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था इस 5G और AI के जमाने में भी स्लो मोशन में क्यों चल रही है। और अब समय आ गया है कि अदालतें भी अपने केसेस का निपटारा समयबद्ध तरीके से करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको साध्वी प्रज्ञा की एक तस्वीर दिखाते हैं। आज से 17 साल पहले जब उन्हें वर्ष 2008 में गिरफ्तार किया गया था, तब उनकी उम्र 38 साल थी और साध्वी प्रज्ञा कुछ ऐसी दिखती थी। यह तस्वीर हम 2008 की आज निकाल कर लाए हैं साध्वी प्रज्ञा की। और अब जब वो इस मामले में बरी हुई है, उनकी उम्र है 55 साल और आजकल वो ऐसी दिखती हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक है 2008 की तस्वीर और एक है उसके बाद की तस्वीर। जो लंबे कानूनी मामले जो होते हैं, जब इसका चाबुक चलता है किसी के ऊपर, तो किसी व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है, यहां से आप देख सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं अदालत में। आप में से बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी ही हो गई होगी। हो सकता है शरीर से ना हुई हो, लेकिन कम से कम जेब से हो गई होगी, मानसिकता ऐसी हो गई होगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब किसी कानूनी मामले में लोगों की जिंदगी के 20, 25 या 30 साल ऐसे खप जाते हैं, उसके बाद फैसला अगर उनके पक्ष में भी आ जाए तो उनके जीवन में बचता क्या है? उनके ये 20, 25, 30 साल कौन लौटाएगा? उनका ये अपमान, इसका हर्जाना कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, जांच एजेंसियों की, वकीलों की या फिर अदालत की? भारत वो देश है जहां अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री की भी हत्या हो जाती है, तब भी अदालत की कार्रवाई ऐसे ही स्लो मोशन में चलती है। वर्ष 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, तो आरोपियों को सजा देने में हमारी न्यायिक व्यवस्था को शुरुआत में 8 साल का समय लगा। 1984 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब हमारी न्यायिक प्रणाली ने फैसला सुनाने में पूरे 4 साल ले लिए। और ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, 4 साल तो बहुत तेज माने जाएंगे। अगर और किसी का मामला हुआ होता तो इसमें 40 साल लगते। 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, उसके मुख्य आरोपी कसाब को फांसी की सजा देने में हमारे देश की अदालतों ने भी 4 वर्ष का समय ले लिया था। वर्ष 2025 यानी आज के जमाने में
हर काम बिजली की गति से हो रहा है। देश में कोई हाईवे बनाना हो, कोई पुल बनाना हो, कोई मिसाइल बनानी हो, हर प्रोजेक्ट को पूरा करने की एक समय सीमा होती है। आप भी जिस दफ्तर में जो भी काम करते हैं, आपको एक समय सीमा दी जाती है। अगर आप अपना भी काम करते हैं, आपकी अपनी फैक्ट्री है, अपनी दुकान है, आप अपने कस्टमर के हिसाब से एक समय सीमा तय करते हैं कि उसका काम कितने दिन में करके आप देंगे। यहाँ तक कि आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी भी आजकल 10 से 15 मिनट में हो जाती है। आज मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन मिनटों में मिलता है। किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट ऑनलाइन उसी समय उपलब्ध है। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी कुछ हफ्तों में आपको मिल जाता है। लेकिन अदालतों में इंसाफ मिलने में आज भी वर्षों और कई दशक लग जाते हैं। और जब तक ये इंसाफ मिलता है, तब तक उस इंसाफ का महत्व खत्म हो जाता है। आज भारत में इंसाफ के लिए अदालतों में इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि जब तक आपका नंबर आएगा, तब तक शायद इस दुनिया से आपके जाने का समय बहुत ही करीब होगा। हमारे देश की निचली अदालतों में एक कानूनी केस का निपटारा औसतन 3 से 10 साल में होता है। हाई कोर्ट में 5 से 15 साल में होता है। हमारे देश की सभी अदालतों को मिलाकर 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस आज भी पेंडिंग हैं, और इनमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें सब शामिल हैं। लगभग 5 करोड़ 30 लाख केस इंतजार कर रहे हैं आज भी। और आप इसका मतलब यह समझ लीजिए कि लगभग 5.25 करोड़ लोग अदालतों के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। और 5.25 करोड़ लोगों का मतलब है 5.25 करोड़ परिवार। और हर एक केस में एक नहीं 2 पार्टियां होती हैं, इसलिए इसका दुगना कर लीजिए। मतलब लगभग 11 करोड़ परिवार आज भी हमारे देश की अलग अलग अदालतों के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश की 25 हाई कोर्ट्स में 9 लाख से ज्यादा केस ऐसे हैं जो 10 साल से लेकर 30 साल तक पुराने हैं। 58,000 से ज्यादा केस 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। निचली अदालतों में 7,76,000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जो 10 साल से 30 साल के बीच पुराने हैं। 25,000 ऐसे केस हैं जिनमें 30 साल से के बाद भी फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में भी 8,000 से ज्यादा मामले पिछले 10 से 30 साल पुराने हैं। और 23 ऐसे मामले भी हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के सामने अपना टास्क पूरा करने की एक डेडलाइन होती है, उसी तरह से हमारे न्याय व्यवस्था में भी अदालतों के सामने एक डेडलाइन होनी चाहिए। और इसके लिए हमें अपनी पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, पूरी न्यायिक व्यवस्था बदलनी होगी। अदालतों की संख्या बढ़ानी होगी, जजों की संख्या बढ़ानी होगी, तारीख पर तारीख का रिवाज खत्म करना होगा। और इसके लिए हमें अपने देश के वकीलों को भी इस काम में अपने साथ लेना होगा। जितने भी सरकारी विभाग किसी भी कानूनी मामले में शामिल होते हैं, उन सभी की सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसमें कोई भी मामला अब ऐसा ना बचे जिसमें कोई एक पार्टी, कोई सरकारी विभाग काम करने के लिए तैयार नहीं है, कागज देने के लिए तैयार नहीं है, दस्तावेज कंप्लीट नहीं है। एक बात हम यहां कहना चाहते हैं कि हम यहां जजों को दोष नहीं दे रहे। ये जो बात हम कह रहे हैं, ये जजों के खिलाफ नहीं कह रहे। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जज काम नहीं करते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जजों की संख्या बहुत कम है और उन पर पहले ही काम का दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन केसेस की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी जज, अच्छे से अच्छा जज भी चाहकर भी इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों की लाइन को आज छोटा नहीं कर सकता। हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं, जबकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 लाख लोगों पर 50 जज तो होने ही चाहिए। इसी वर्ष एक आदमी को अदालत ने 43 साल के बाद मर्डर के एक केस में जेल से बरी किया है। और जब उसे ये इंसाफ मिला, तब तक उसकी उम्र हो चुकी थी 104 वर्ष। ये खबर हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। 104 वर्ष का व्यक्ति है जिसे इस उम्र में आकर इंसाफ मिला। हमारे देश में वकीलों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी तो इंसाफ के लिए अदालत जाने के बारे में शायद आज सोच भी नहीं सकता। एक आम नागरिक की पूरी जिंदगी की कमाई इन अदालतों में इंसाफ पाने में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। इंसाफ मुफ्त में नहीं मिलता। आप जानते हैं हमारे देश के बड़े बड़े वकील एक सुनवाई का करोड़ों रुपया लेते हैं, एक सुनवाई का। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के करोड़ों की फीस दे देंगे? करोड़ों छोड़िए, एक सुनवाई की लाखों की फीस भी दे देंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं?
वर्ष 2024 में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई थी, आपको याद होगा। पहले न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, फिर एक फैसला आया कि अब इस पट्टी को हटा दिया जाएगा क्योंकि न्याय की देवी अब देख सकती है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय की देवी को अब अदालतों के सामने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ये जो लाइन लगी हुई है इंसाफ के लिए, न्याय की देवी को इस लाइन को भी देखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सब को इंसाफ इनके जीते जी मिल जाए। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आज की बाकी खबरें हम आपको दिखाएंगे। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। अब आपको थोड़ी देर के लिए देश से बाहर लेकर चलते हैं। इजराइल के हमलों के बाद गाजा में आज भूख और बारूद से भी ज्यादा, भूख जो है वो बारूद से ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। वहां चल रहे युद्ध में बम और मिसाइल के धमाके हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भूख बिना किसी धमाके के ही बच्चों को मार रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भूख की वजह से होने वाली मौतों पर पूरी दुनिया आज शांत बैठी है, कोई भी इनकी मदद के लिए पहुंच नहीं रहा। मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा बुलंद करने वाले 50 से ज्यादा मुस्लिम देश भी आज खामोश बैठे हैं। उनमें से कुछ ने कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश तो की है, कुछ का यह भी आरोप है कि हम मदद पहुंचा रहे हैं लेकिन इजराइल मदद पहुंचने नहीं दे रहा। गाजा में हालात इस समय भूखमरी के हो गए हैं। लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, गोलियों से नहीं मर रहे, बम धमाकों से नहीं, भूख से मर रहे हैं। लेकिन खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले देश मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बदले इसे अनदेखा कर रहे हैं। और आज मैं आपको, आज गाजा के लोगों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहे। तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमान मुसीबत में होते हैं तब ये देश इन लोगों को अपने यहाँ शरण क्यों नहीं दे रहे। ईरान ने जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थियों को ज़बरदस्ती अपने देश से बाहर निकाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान से हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थी ज़बरदस्ती अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस साल अप्रैल से लेकर अब तक 1 लाख अफगान लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक बड़ा मुस्लिम देश है, वो चाहे तो गाजा के लाखों लोगों को अपने यहाँ पर शरण दे सकता है, लेकिन वहाँ भी ये सब नहीं हो रहा। कुल मिलाकर आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो गाजा में ट्रकों के ज़रिए खाने पीने का सामान तो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहुँच नहीं पा रहा। लेकिन हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सारे मुस्लिम देश बराबरी से इन लोगों को बांट लें और अपने यहाँ इन्हें शरण दे दें, तब ये जो समस्या है हल हो सकती है। और अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने 33 वर्ष के फिल्मी करियर के बाद पहली बार मिले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विश्लेषण करेंगे। खबर आपको अभी से हम बता देते हैं कि शाहरुख खान को इस बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, जो कि उनके 33 साल के फिल्मी करियर में पहली बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें मिला है फिल्म जवान के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बड़ा दिलचस्प लगे, बात है भी बड़ी दिलचस्पी वाली, इसलिए इसका हम विश्लेषण करेंगे, इसे डिकोड करेंगे इस ब्रेक के बाद। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए।
इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नहीं है जेट डीलक्स प्रो, नए इंडियन की डीलक्स बाइक। तो आज की मनोरंजन की एक बड़ी खबर यह है कि 59 वर्ष के फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। लगभग 33 वर्ष तक हिंदी फिल्म में काम करने के बाद पहली बार शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें किंग खान के नाम से भी जाना जाता है और बॉलीवुड में जो 3 खान हैं उनमें से एक शाहरुख खान भी है। तो एक बड़ी बात तो यह है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के खान हैं उनमें से सबसे बड़े खान यानी किंग खान को इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और 3 खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान हैं। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये हैरानी हो सकती है कि शाहरुख खान ने इससे पहले कई अच्छी फिल्मों में काम किया था जिनमें सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए थे, जिनमें बड़े अच्छे सामाजिक मुद्दे थे। उन्होंने स्वदेश में काम किया था, उन्होंने चक दे इंडिया में काम किया था, माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन तब उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए कभी चुना नहीं गया। जबकि ये फिल्में ऐसी थीं जो कि बहुत ही सामाजिक फिल्में थीं जिनमें एक संदेश दिया गया था। इस बार जो पुरस्कार दिए गए हैं उससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक नया बदलाव भी आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले ये जो पुरस्कार होते थे ये ज़्यादातर उन फिल्मों को मिलते थे जो या तो कोई सामाजिक संदेश दिया करती थी या फिर कलात्मक फिल्में हुआ करती थी। लेकिन इस बार जवान जैसी एक कमर्शियल फिल्म को पुरस्कार देना एक ऐसा बदलाव है जिससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का दायरा बढ़ेगा, इसकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ेगी। आपने फिल्म जवान के बारे में तो सुना ही होगा। फिल्म जवान में शाहरुख खान ने असल में कई ज्वलंत मुद्दे उठाए थे। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो एक बार को तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई न्यूज़ की डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, करंट अफेयर्स की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ जिसमें गाने भी हैं और मनोरंजन भी है। क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया था, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया था, रक्षा सौदों में घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। पूरी फिल्म में अगर आप देखें तो हमारे सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है, यह मुद्दा इस फिल्म में उठाया गया था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जनता से जुड़ी कमर्शियल फिल्मों को भी अब गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसी फिल्मों को भी सम्मान दिया जा रहा है। शाहरुख खान 59 वर्ष के हैं। हाल ही में उन्होंने संघर्ष के काफी दिन देखे हैं। जब उनका बेटा विवादों में आ गया था वो एक बड़ा संघर्ष था। उसके बाद कई वर्ष बीच में ऐसे आए जब शाहरुख खान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही थी। लगातार एक के बाद एक उनकी फिल्म फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से अच्छे दिन आए। पहले उनकी फिल्म आई पठान जो सुपरहिट हुई, फिर फिल्म आई जवान वो भी सुपरहिट हुई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ शाहरुख खान के जीवन में एकदम ठीक हो गया। बेटा भी वापस आ गया, फिल्में भी चलने लगी और अब जो चीज मिसिंग थी यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वो भी आज शाहरुख खान को मिल गया। अब बहुत सारे लोग इसका राजनीतिक मतलब भी लगाएंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये पुरस्कार शाहरुख खान के अलावा एक और एक्टर को मिला है और उनका नाम है विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार फिल्म 12वीं फेल के लिए दिया गया है। यह फिल्म वाकई एक सामाजिक विषय पर बनी थी और इस फिल्म में एक छोटे से गांव से आए एक लड़के की आईपीएस बनने की कहानी है जो देश के युवाओं को संघर्ष से अपना लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है। ये ऐसी फिल्म है। दूसरी तरफ जवान एक शुद्ध कमर्शियल फिल्म है और फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी उम्र में शाहरुख खान से 21 साल छोटे हैं। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने में 33 साल लग गए, जबकि विक्रांत मैसी ने यह मुकाम सिर्फ 13 वर्षों के अपने करियर में पा लिया है। तो इस साल के वर्ष 2023 के जो बेहतरीन एक्टर हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार दिया गया है वो हैं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो आज डिकोड में इतना ही।
अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।